again. Welcome back, everyone. So now we have a topic named as atomic radius. Atomic radius. What is atomic radius? Atomic radius हमारे पास एक important property है एटम्स की, जो कि एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बताने के लिए हेल्प आउट करती है. Now what is atomic radius? First of all, I would like to mention there some points कि atomic radius को हम precisely measure नहीं कर सकते. ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि why we cannot measure the atomic radius of an atom precisely. तो उसके लिए कुछ रीज़न है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम इज़ वेरी स्मॉल. एटम का साइज बहुत छोटा होता है. सेकंड, atom has no sharp boundary. Even the probability of finding an electron can never become zero even at maximum distance from the nucleus. अगर आप एक एटम के न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी चले जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान ज़ीरो नहीं होते. इसके अलावा थर्ड फैक्टर जो है वो है नेबरिंग एटम्स. अगर एक एटम के साथ नेबरिंग एटम है तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ द रिपल्शन और ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. तो इन फैक्टर्स की वजह से हम एटॉमिक रेडियस को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते. सो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें सपोज करते हैं, लेट करते हैं. एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कंसीडरिंग एटम अ स्फेरिकल शेप. हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं एक एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट शेल का, और तब हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं और लेट करते हैं कि एटम हमारे पास स्फेरिकली शेप है. अगर हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करेंगे तो नेबरिंग एटम्स वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी. आइसोलेटेड गैसियस एटम के केस में उसके ऊपर मूविंग इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं होता. और जो स्फेरिकल शेप वाली अगर हम बात करें तो जो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बिकम जीरो एट मैक्सिमम डिस्टेंस. तो जब हम एटम की शेप को रेगुलर कर लेंगे तो तब हमारे पास एटम और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस जो है नियर अबाउट कांस्टेंट हो जाएगा या वो पार्टिकुलर हो जाएगा. तो हम एटम के एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं हम इसको मेजर करने के लिए पिकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस, so firstly we talk about group. When we move from top to bottom in a group, the value of atomic radius will be increase. जब हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है. तो उसके क्या रीजन है? इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्रुप लाइक लिथियम, सोडियम, potassium, rubidium and cesium. Lithium with atomic number 3, sodium will have atomic number 11, potassium will have atomic number 19, 37. The electronic configuration of lithium will be like something like 2 1 2, for the sodium 2 8 1, and for potassium like as 2 8 8 1. Now in case of lithium there will be 2 shells, in case of the sodium there will be 3 shells, and in case of the potassium there will be 4 shells and so on. अगर आप यहाँ पे नोट करें तो जैसे जैसे हमने टॉप टू बॉटम मूव किया एक ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते गए. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेल 2 था, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड सो ऑन. आगे नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप के अंदर जो है टॉप टू बॉटम मूव करते हुए बढ़ते जाएंगे. ड्यू टू दिस रीजन एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. क्योंकि हमने क्या कहा, एक एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा उसे हम उसका एटॉमिक रेडियस कहेंगे. लाइक आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस कहला रहा है आपके पास दैट इज एटॉमिक रेडियस. इन केस ऑफ द लिथियम देयर विल बी 2 शेल्स, तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा ये वाला होगा, ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल, इसका डिस्टेंस कम होगा. इन केस ऑफ द सोडियम देयर विल बी 3 शेल्स, तो उसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला होगा, तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ द
सोडियम इज मोर देन द लिथियम, क्योंकि उसमें शेल जो है लिथियम में कम है, सोडियम में ज़्यादा है, इसकी वजह से लिथियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, सॉरी सोडियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा और लिथियम का लेस होगा। एक तो फैक्टर है कि नंबर ऑफ शेल्स, आपने ये मेंशन करना है लाजमी, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं वो इंक्रीज करते हैं, एक फैक्टर हो गया ये। दूसरा फैक्टर आपके पास जो है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियस पे इंक्रीजेस। नाउ व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, इसकी हम बात कर लेते हैं। let's we take an example of the lithium. Firstly, in case of the lithium, its first shell and in case of the sodium, दोनों की examples ले लेते हैं। There will be 3 shells in case of the sodium. In case of the lithium, there will be 2 shells. In first shell there will be 2 electrons, and in the second shell there will be 1 electron. In case of the sodium, there will be 11 electrons, 2 in the first shell, 8 in the second shell, and the 1 electron in the last shell. Now, अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम में जो न्यूक्लियस होगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जिस पावर से न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस पावर से इस 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये एक शील्ड का काम करते हैं। ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन will be reduced. That effect is known as shielding effect. और in case of the sodium, यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर को शील्ड करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 शेल आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्टिव पावर होगी मजीद कम हो जाएगी, और इस इफेक्ट को भी आप शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव पावर होती है वो दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन या इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से लेस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इस इफेक्ट को आप शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं शेल्स बढ़ते जाते हैं, अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान शेल्स ज़्यादा आते जाएंगे, यानी कि शेल्स के बढ़ने से दरमियान में शेल ज़्यादा आएंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। आप कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इन केस ऑफ द ग्रुप्स। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव पावर कम होती जाएगी, तो आखिरी शेल जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे फिर भी एटम का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ड्यू टू बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स the atomic radius when we move from top to bottom in our group will increases. And if we talk about the period, then what will happen in period with the atomic radius? Let's we take example of the first period, second period. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Lithium will have atomic number 3, beryllium will have atomic number 4, boron will have atomic number 5, carbon will 6, 7, 8, 9 and 10. जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास चीज़ चेंज क्या होती है, पहले देख लेते हैं सेम क्या रहता है। नंबर ऑफ शेल्स जो है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल सेम रह रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या चेंज आएगा, शील्डिंग इफेक्ट विल आल्सो रिमेन सेम, या फिर आप इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। अगर ये दो चीज़ें सेम रह रही हैं, कांस्टेंट रह रही हैं, तो चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। जी इफेक्टिव के नाम से आपने इसको पढ़ा होगा। जी इफेक्टिव क्या होता है, सिंपल वे में आप इसको प्रोटॉन नंबर कह सकते हैं, ये चेंज होता है। इसको आप शो कर सकते हैं Z माइनस एस से। Z क्या है यहाँ पे, Z सिंपल वे में आप इसको एटॉमिक नंबर कह लें। अगर एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस और इन द शेल ऑफ द एटम। और S क्या है, S है शील्डिंग इफेक्ट।
अब इसको हमने ऑब्जर्व करना है, ये चेंज कैसे होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड के अंदर, तो अटोमिक नंबर इंक्रीज करता है। कैसे? यहाँ पे अटोमिक नंबर 3 है, 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, एंड पे 10 हो गया। तो 3 से 4 की तरफ मूव करें तो अटोमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। तो अटोमिक नंबर अगर इंक्रीज करेगा हमारे पास, और शील्डिंग इफेक्ट हमने क्या कहा, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर कांस्टेंट रहे या सेम रहे, तो रिजल्ट में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है हमारे पास, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, इवन आप कह लें कि न्यूक्लियस की पावर या प्रोटॉन नंबर के बढ़ने से, एटम का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। आखिरी शेल जो है, या आप ऐसे कह लें, आखिरी शेल एटम के करीब आ जाएगा और एटम का साइज श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसको हम सिंपल वे में ऐसे भी समझते होते हैं कि इन केस ऑफ द लिथियम अगर आप बात करें, यहाँ पे भी शेल कितने, 2 है, और इन केस ऑफ द नियोन अगर आप बात करें, यहाँ पे भी शेल्स 2 है, लेकिन यहाँ पे आखिरी शेल को अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन हैं 3 हमारे पास, और यहाँ पे आखिरी शेल को अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन 10 हैं। ऐसे कह लें कि यहाँ पे न्यूक्लियस की जो पावर है वो 3 की है, यहाँ पे 10 की है। तो जहाँ पे न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और एटम का साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीजेस। अच्छा, ये तो बात करते होते हैं हम नॉर्मल पीरियड्स की। अगर हम बात करते हैं, सॉरी, अगर हम बात करें, ये फर्स्ट 3 पीरियड के अंदर तो प्रोमिनेंट होता है आपके पास डिक्रीज, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, अगर हम इनकी बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 21 होगा एंड सो ऑन 21, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे जो पैटर्न है डिक्रीज वाला वो इरेगुलर हो जाता है। कैसे? यहाँ पे शुरू में फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में, नियर अबाउट फर्स्ट 5 में आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज करता, सॉरी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, फिर इट विल रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट and at the end it will increases। इसकी क्या रीजन है? ये एक abnormal behavior होता है। फर्स्ट 5 मेंबर्स के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एटम का साइज श्रिंक कर जाएगा, तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्यों रहता है? यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल, क्योंकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें डी ऑर्बिटल की फिलिंग की बात करेंगे, तो इनमें नंबर ऑफ पेयर्ड और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ से रिपेल करता है और अनपेयर्ड को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन नियर अबाउट इक्वल हो जाएंगी, जिसकी वजह से एटम का जो साइज होगा या एटॉमिक रेडियस दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे इंक्रीज क्यों करता है? इंक्रीज करने की वजह यह है कि इनके केसेस के अंदर, ऑलमोस्ट लास्ट एलिमेंट्स के केसेस के अंदर, जो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, मैक्सिमम होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ से रिपेल करेगा, यहाँ पे रिपल्शन जो है अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेगी, नतीजे में एटम का साइज जो है वो लार्जर हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ सही तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एटम का साइज ग्रेटर हो जाएगा। हम कहेंगे द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीजेस इन द लास्ट। शुरू में आपने जो याद रखना है, शुरू के अंदर एटॉमिक रेडियस कम होता है, मिड के अंदर कांस्टेंट रहता है और लास्ट में इंक्रीज कर जाता है। ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस आती हैं when we move from left to right for the atomic radius. So that was all about the atomic radius. Inshallah next time we will come up with the ionic radius.